Hi, good morning, both of you. मैंने आपको मेल किया है अंशुल एंड प्रेम टाइम सीरीज की पीपीटी एंड कोड अभी मैंने मेल किया है. प्लीज चेक योर मेल आईडी. ओके, तो शुरू करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय टाइम सीरीज? theory में I will not take this individual data theory. So open up this PPT. Are you on the same PPT? दोनों? Okay. सी टाइम सीरीज में मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं. टाइम सीरीज डेटा फॉर एग्जांपल जैसे स्टॉक मार्केट का डेटा हो गया, सेल्स किसी भी सेल्स का डेटा हो गया, जिसमें सीजनैलिटी हो, फ्लक्चुएशंस हो, अप्स एंड डाउन्स हो. सो दैट डेटा इज कॉल्ड एज टाइम सीरीज डेटा. कोई भी रेगुलर सेल्स का डेटा भी आप टाइम सीरीज डेटा बोल सकते हो. लेकिन क्या डिफरेंस आ जाता है? टाइम सीरीज की प्रॉब्लम, टाइम सीरीज में एंड ऑफ द डे आप प्रेडिक्ट क्या करते हैं? प्राइस. टाइम सीरीज में एंड ऑफ द डे आप प्रोडक्शन किसका करेंगे? प्राइस का प्रोडक्शन करेंगे, राइट? तो प्राइस के लिए कैन आई नॉट यूज लीनियर रिग्रेशन और एनी रिग्रेशन एल्गोरिथम? कर सकते हैं ना. तो व्हाई टाइम सीरीज? सो यू विल फाइंड पीपल यूजिंग रिग्रेशन एल्गोरिथम. आप की टाइम सीरीज की प्रॉब्लम के लिए यू विल फाइंड कि पीपल विल यूज रिग्रेशन एल्गोरिथम. देन व्हाट मेक्स टाइम सीरीज एल्गोरिथम डिफरेंट? तो सबसे पहली चीज, जब रिग्रेशन लेते हैं इसमें आप मल्टीपल फीचर्स ले सकते हो, राइट? योर फीचर्स कैन बी मोर देन वन. जितने भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है टुवर्ड्स टारगेट, तो इसमें आप ऑल दोस फीचर्स यू कैन टेक. क्योंकि रिग्रेशन में आपकी कोई लिमिट नहीं होती कि आपने एक फीचर लेना है, दो फीचर लेना है, चार लेने हैं. वॉट एवर जो भी सिग्निफिकेंट फीचर्स आपको लगते हैं आप फीचर्स ले लेंगे रिग्रेशन में, राइट? बट इन टू टाइम सीरीज डेटा यू विल ओनली हैव वन फीचर. जो आपका इंडेक्स होगा वो आपका डेट कॉलम होगा. ये मैंडेटरी है. आप टाइम सीरीज एल्गोरिथम कब यूज कर सकते हैं? जब योर इंडेक्स इज डेट एंड जो आपका रेगुलर प्राइस है जिसकी आपने प्रोडक्शन करनी है, योर वाई विल बी योर कॉलम. when you will not take some anything else apart from the date and your target column. तो यही चीज आप टाइम सीरीज डेटा में ले सकते हैं. टाइम सीरीज में आप मल्टीपल फीचर्स नहीं ले सकते. दैट व्हाट मेक्स बोथ डिफरेंट. टाइम सीरीज में भी हम रेगुलर वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं रिग्रेशन एल्गोरिथम्स में भी, लेकिन रिग्रेशन एल्गोरिथम में आप मल्टीपल फीचर्स ले सकते हैं एंड वन टारगेट. बट इनटू टाइम सीरीज से मैंने आपसे एक डेटा सेट शेयर किया है एयर पैसेंजर्स का. तो इस पे हम टाइम सीरीज एल्गोरिथम यूज करेंगे. लेकिन इसमें क्या है, व्हेन यू सी दिस डेटा, we just have the number of passengers with respect to that travel date. तो टाइम सीरीज एल्गोरिथम को हमेशा ऐसा डेटा चाहिए. उसमें आप मल्टीपल फीचर्स नहीं दे सकते कि फीचर ए बी सी एक्स वाई जेड और भी डाल दे, वो नहीं चीज चलेगी. दिस विल बी योर टारगेट एंड दिस विल बी योर फीचर. ओके, सो दिस इज अ रिक्वायरमेंट. एंड आपका फीचर हमेशा डेट टाइम कॉलम होना चाहिए. ऐसे नहीं कि मैं कोई और फीचर भी डाल दूं. इट हैज टू बी अ डेट टाइम कॉलम. एंड ये आपका जिस जो भी आपने प्रोडक्शन करनी है, इट कैन बी दैट. बट द लिमिटेशन इज कि दो फीचर्स चाहिए, एक एक्स और एक वाई. एंड उसमें जो आपका एक्स है विल बी ऑलवेज अ डेट टाइम कॉलम. अगर डेट टाइम नहीं है तो बनाना पड़ेगा, बट इट हैज टू बी अ डेट टाइम कॉलम. ओके, वेर इन लीनियर रिग्रेशन में अगर आप सिर्फ ये दोगे तो इट इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू प्रेडिक्ट द पैसेंजर्स, राइट? तो यू विल फाइंड पीपल यूजिंग टाइम सीरीज, बट इतना कॉमनली यूज नहीं करेंगे. you'll see that people oftenly use linear regression because हमेशा एक डेट नहीं होता, 10 फीचर्स और होते हैं, राइट? सो टाइम सीरीज में वो नहीं दे सकते. सो दैट्स व्हाई पीपल टेंड टू चूज रिग्रेशन एल्गोरिथम्स
or they might if they're into deep learning वो use करेंगे, but they will not end up using your time series algorithm. Okay, because इसमें restriction है. And plus अरीमा जब हम बनाते हैं उसमें हमें मैनुअली ट्वीक करना पड़ता है, एंड दैट इज वेरी हार्ड इनफ, यू नो. उसमें वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक एरिया है, बट दैट इज हाउ इट इज. सो टाइम सीरीज के कंपैरिजन में रिग्रेशन एल्गोरिथम्स आर मच मोर इजी टू इम्प्लीमेंट and they give better result. Okay, now let us understand. तो टाइम सीरीज एल्गोरिथम क्या, टाइम सीरीज डेटा क्या होता है जहां पे आपकी इरेगुलर फ्लक्चुएशंस हो, जो साइक्लिक हो. नाउ व्हाट डू मीन बाय साइक्लिसिटी? जो आपकी चीजें रिपीट हो, लाइक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम योर वैल्यूज आर गेटिंग रिपीटेड, राइट. साइक्लिक कंपोनेंट दैट इज, यू नो, मे बी इन एन ईयर, कि एक साल में इन एवरी विंटर और इन एवरी समर द सेल ऑफ आइसक्रीम इंक्रीज. सीजनल कंपोनेंट होता है, दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन, सॉरी, साइक्लिक इज मोर देन 1 year. साइक्लिक इज लेस, जैसे होता है ना क्लाइमेट आपका कब होता है, एनालिसिस ओवर 30 years, राइट. तो सिमिलरली ये 30 years पे नहीं जाता, बट इट इज मोर देन 1 year, मोर देन मे बी इन 2 years और 5 years के दौरान व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ योर बिजनेस. तो दैट इज कि लेट्स से अब इंक्रीज हो रहा है, एक साल इंक्रीज हुआ, फिर थोड़ा डिक्रीज हुआ, मे बी इंक्रीज हुआ, ऑल दोज थिंग्स दे कम अंडर साइक्लिक कंपोनेंट. सीजनल कंपोनेंट इज ईयरली बेस्ड, कि आपका जो ईयरली सीजनैलिटी होती है, कि यू नो समर्स में बूम है, विंटर्स में बिजनेस डाउन, एंड सो ऑन, दैट दोस थिंग्स दे कम अंडर सीजनल कंपोनेंट. ट्रेंड आपका हमेशा रहता है ना, दैट इज लॉन्ग टर्म मूवमेंट. वो हम ना 12 महीने पे देखते, ना 5 साल पे देखते. जितना भी मेरे पास डेटा है उसमें डेटा का रेगुलर ट्रेंड क्या रहा है, हैज द सेल्स और वॉट एवर वी आर लुकिंग, इज इट इंक्रीजिंग या फिर वो डिक्रीज हो रहा है. स्टॉक मार्केट पे हम देखते हैं ना 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, क्या ट्रेंड रहा है स्टॉक का. सो दैट कम्स अंडर ट्रेंड कंपोनेंट, की इज इट इंक्रीजिंग या एकदम से जाके इट हैज डिक्रीज और डिप्ड, और व्हाट इट हैज डिक्रीज आफ्टर दैट. सो व्हाट इज द ट्रेंड कंपोनेंट ओवर द इयर्स. ठीक है. देन होता है इरेगुलर एंड रैंडम कंपोनेंट. दिस इज समथिंग विच आर, यू नो, फ्लक्चुएशंस. there could be any fluctuations into the market जो रेगुलर बिहेवियर से अलग होती है, राइट. जैसे अभी कोविड से सब कुछ फ्लक्चुएट हुआ, दैट वाज वेरी इरेगुलर. सो your data could have also irregular fluctuations which are not captured by your ARIMA model, or which are not captured by your time series model. क्योंकि टाइम सीरीज में हम डेट देते हैं और वैल्यू देते हैं, बाकी चीज तो दे नहीं रहे जिससे वो आइडेंटिफाई करे कि क्यों हुआ. तो सो उस वजह से इसमें आपका रेगुलर और फ्लक्चुएशन वाला कंपोनेंट आ जाता है. ओके. ये डिस्क्रिप्शन है सीजनैलिटी का. ओवर अ मंथ, साइक्लिक इज ओवर द, लेट्स से इसमें साइक्लिसिटी आपका ओवर अ पीरियड ऑफ 11 years दिखाया गया है, राइट. So over a period of 11 years, it has told this 12 years actually कि 12 years में cyclic क्या रहा है. Initially from 3-4 years it was increasing, then it dipped down onto the 5th year or 4th year again, but still there is a positive trend. You see, not that positive, but still आपका trend positive है. Your values are increasing, right? The trend is positive. And irregular fluctuations जो I told could be any. So this is a very you would say overview graph. Okay. ये एग्जांपल्स गिवन है सीजनैलिटी क्या होती है, बट आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है सीजनैलिटी. जैसे अब क्रिसमस सीजन है, अब फेस्टिव सीजन है, नवंबर दिसंबर फेस्टिव सीजन होता है, तो मार्केट इज ऑलवेज गुड, डूइंग गुड. ठीक है. इसमें हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट होता है ऑटो कोरिलेशन. हमने लीनियर रिग्रेशन में भी पढ़ा था. ऑटो कोरिलेशन मींस आपकी आज की वैल्यू इज हाउ मच इट इज रिलेटेड टू द पास्ट वैल्यूज, दैट इज गिवन बाय ऑटो कोरिलेशन. ठीक है. सो इसमें एन ऑटो कोरिलेशन से, लाइक यू नो, if the value is significantly impacted by yesterday value, then we take a lag of 1, lag of 2. इसमें into time series we have different kind of lags. हमारे पास वीकली डेटा हो सकता है, हमारे पास मंथली डेटा हो सकता है, हमारे पास डेली डेटा भी हो सकता है, और ईयरली डेटा भी हो सकता है. तो उसके बेसिस पे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द पैटर्न ऑफ आवर डेटा. देन ऑन दैट बेसिस वी चूज द लैग वैल्यू.
अगर मेरा डेटा मंथली, इफ माई डेटा इज डेली, I will choose a lag of 365. Okay. If my data is monthly, I will choose a lag of 12. If my data is weekly, I will choose a lag of 7. क्योंकि weekly आपका जो पैटर्न है वो lag से derived है ना, आपका जो पैटर्न है, let's say हर वीक आपकी सेल की कुछ पैटर्न है, so this is 1 week, this is second week. तो अगर आपने ये कंपेयर करना है ये वाली वैल्यू, तो आपको इसी से तो कंपेयर करोगे, ये वाली वैल्यू कंपेयर करनी है तो आप रिस्पेक्टिवली एक वीक पहले या एक महीने पहले ही कंपेयर करोगे ना. सो दे आर प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स कि अगर वीकली डेटा है तो एक वीक में 7 डेज योर लैग वैल्यू विल बी, या विंडो साइज कि आपका जो डेटा है हिस्ट्री में, आप जो प्रीवियस डेटा है उसे कितने दिन पहले आपने मैप कराना है. तो वीकली डेटा में योर विंडो साइज विल बी 7 और मंथली डेटा में योर विंडो साइज बी 12. ओके. एंड ईयरली डेटा में you can take 12 window size into yearly as well. ये monthly और yearly में दोनों में 12 जाएगा. And daily data में you can take 365 days. तो इसमें if you have confusion तो ना, whenever you deal with time series data, always double cross check. तो just refer to Google that what should be the window size if my data is daily. What should be the window size if my data is weekly. You will find people use say 52 weeks. अगर आपका yearly data होता है ना, and उसमें आपका weeks है, so you will also find people using 52. So always double cross check कि what could be the optimal window size. This is one of the parameters जो हम use करते हैं. Okay. This is trend component कि over the time is it increasing, is it decreasing? So trend component हमेशा होगा. One thing is mandatory. These are residuals, which residual is your error term. Error term describe किया गया है. One thing is mandatory. See, आप हमारे time series data में there will be trend, there will be residual, there will be cyclicity, seasonality. लेकिन what is the most important thing? We have to make our data stationary. Whatever is my data जिसमें ये सभी components होते हैं, I cannot proceed with the same data. मुझे पहले डेटा को स्टेशनरी बनाना पड़ेगा. एंड स्टेशनरिटी का मतलब है कि सी इफ लेट्स से जो भी हमने डेटा देखा, इफ दिस इज माय डेटा, इफ मीन इज इंक्रीजिंग और लेट्स से ट्रेंड इज इंक्रीजिंग, एंड इसी की बेसिस पे आपका ग्राफ है द सेल्स आर इंक्रीजिंग with a proper trend. Assume this is my data. So do I have a constant mean and a constant variance? I do not have a constant mean. यहाँ पे मीन कुछ और था, यहाँ पे वेरिएंस कुछ और था. यहाँ पे मीन और वेरिएंस आपका दोनों इंक्रीज हो गया, राइट? कांस्टेंट मीन कांस्टेंट वेरिएंस कब होगा? व्हेन यू हैव समथिंग लाइक दिस, व्हेन यू हैव ऑल द वैल्यूज इनटू द सेम रेंज, आपकी सभी वैल्यूज एक जैसी है. इनटू दिस यू कैन से व्हाट, that you have a constant mean and a constant variance, right? तो this data is called as stationary data. इसको हम क्या बोलेंगे? stationary data. इस डेटा को हम stationary नहीं बोलेंगे because over the time आपकी values increase हो रही है और decrease भी हो सकती है. Could be either of the scenario. Got the point? So wherein your data can, just a minute. जैसे जो ये एग्जाम्पल गिवन है, यहाँ पे मीन इज इंक्रीजिंग, जो आपकी CO2 की कॉन्सेंट्रेशन है, इट इज हैविंग अ पॉजिटिव ट्रेंड. साइक्लिक कंपोनेंट भी होगा, सीजनैलिटी भी होगी, बट इट इज नॉट हैविंग अ कांस्टेंट वैल्यू. अगर आपने इसका मीन निकालना है तो द मीन ऑफ डेटा अराउंड 1989 विल बी वेरी हायर कंपेयर टू द मीन ऑफ डेटा इन 1974. सिमिलरली वेरिएंस भी ज्यादा है, यहाँ पे आपका डेटा ज्यादा स्प्रेडेड है अराउंड इनटू दीज रेंज. तो दिस डेटा इज नॉट स्टेशनरी. तो टाइम सीरीज की एक अजम्पशन है दैट जो भी आप डेटा फीड करोगे एल्गोरिथम में, इट हैज टू बी स्टेशनरी. ओके, तो आइडियल डेटा हमारा स्टेशनरी नहीं होता एंड उसको हमें क्या बनाना पड़ेगा? वी हैव टू मेक इट स्टेशनरी. तो द डेफिनेशन ऑफ स्टेशनरिटी इज दैट द मीन वैल्यू, जो मीन है और आपका वेरिएंस है, रिमेन्स कांस्टेंट. Ideal definition is that the mean value and variance of your time series remains constant. वो change नहीं होना चाहिए. And if I show you this image,
तो इसमें डू वी हैव द मीन एंड वेरिएंस कांस्टेंट? इट इज राइट, ऑल्दो थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंस है, बट ये यू सी इसमें आपका थोड़ा बहुत यहाँ अब्रप्ट चेंजेस हैं. But comparing to that CO2 graph, these could be the residuals. But comparing to that CO2 graph, आपका डेटा का स्प्रेड एक पर्टिकुलर रेंज में है. आपका डेटा ऐसे नहीं जा रहा, इंक्रीजिंग ट्रेंड में नहीं जा रहा, ना डिक्रीजिंग में जा रहा. देर इज अ पर्टिकुलर स्प्रेड, देर इज अ पर्टिकुलर रेंज, उसमें ही आपका डेटा स्प्रेडेड है, राइट? अज्यूमिंग कि मेरा ये ग्राफ ऐसे होता है सीधा सीधा. Then this is the graph of a stationary data. See, what was the original graph of CO2? ऐसे कुछ जा रहा था, right? Over the years, it was going like this. And now, if you compare this one and if you compare this one, this data is more stationary, क्योंकि इसमें ना आपकी values increase हो रही है, ना आपकी values decrease हो रही है. They are constant over the time, right? So this data, so the very assumption of time series is that your original data is not time stationary, and you have to make it stationary if you want to use a time series algorithm. ठीक है? Stationarity का मतलब your mean and your variance are constant over the time. So it's not just mean only, इसमें आपका variance भी आएगा. Mean and variance of the series remain constant over a period of time. And इसके लिए हमारे पास functions हैं. So we use graphs, we use those functions which gives us which tells us कि stationarity है या नहीं है. Okay. So the very first step of time series modeling is सबसे पहला काम हमने क्या करना है? अपने डेटा को stationary बनाना है. To make the data stationary. Okay. So ideally नहीं होता. ये seasonal trend, ये components आपके होते हैं. And once you make your data stationary, all these components will be gone from your time series data. Okay. So this is the assumption जो हमें fulfill करनी पड़ती है. Without making my data stationary, ideally नहीं जा, we cannot proceed, but because we have an algorithm called ARIMA. Okay, ARIMA में आपकी requirement नहीं है कि आप time data को stationary बनाओ and then you feed it. आप सीधा you can directly feed in your data into ARIMA algorithm. It will take care of the stationarity part itself. ठीक है, but still we'll see कि हम stationarity कैसे लेके आए, we'll see that part. But for ARIMA algorithm, we do not need to make our data stationary. जो इसमें I part होता है, we'll see this in detail. जो I part होता है, that is integration. This is AR stands for autoregressive, I stands for integrated, MA stands for moving average. तो ये itself is a combination of two models. So your AR model, that is autoregressive model, and your moving average model, MA model, इनका combination करके ही आपका ARIMA model बनता है. And I stands for integration, जो आपकी stationarity को look after करता है. Okay. Otherwise we have to always make data stationary. ARIMA भी तभी काम करेगा जब पहले आपके data को stationary बनाएगा within itself, and then it will start the execution part. Okay, so how do we make time series? How do we achieve stationarity? Stationarity achieve करने के लिए two things can be applied. We have two kind of transformations. ठीक है, एक तो हम कर देंगे logarithm apply किया, and then we'll call the function, we'll check the stationarity. If stationarity achieve हो गई है, we are good to go. Otherwise, then the second step is differencing. हम differencing करेंगे. Differencing का क्या मतलब है? Let's say आज की वैल्यू है, और let me show it here only. If I want to do the differencing, so differencing से हमारी stationarity achieve होती है. And what is done into differencing? Just a minute. Okay, I'm just copying it.
let's say here I'm doing a difference of order 1. ठीक है, when I do a difference of order, let's say second order differencing, first order differencing, तो इसमें what will happen, your let's say this is 1949 second फर्स्ट February, तो डिफरेंसिंग में क्या होता है, आपकी जो वैल्यू है दैट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम प्रीवियस डेज, एक दिन पहले व्हेन ऑर्डर इज 1. सो व्हाट विल हैपन, जो आपकी आज की वैल्यू है this one is subtracted from this past value. So I take it here from 118 minus, I'll subtract this value. Okay, so I get this output. Similarly, यहाँ पे from 132 I will subtract this value. So what is happening here, ideally आपका क्या किया है यहाँ पे हमने, this is first order differencing, एक दिन हम शिफ्ट हो गए नीचे, this will be your nan, आपकी nan वैल्यू आ गई क्योंकि हमने डेटा क्या किया एक दिन, this is shifting by one order. In first order differencing you will shift your data by first order, and अब आपका यहाँ पे nan आ गया, तो this came out to be nan, और जो ये आपकी वैल्यू है like आज की वैल्यू has been subtracted from एक दिन पहले. Okay, the values have been subtracted and this is my resultant data. This is first order differencing, हम ये Python में करेंगे. And into second order differencing what is happening, जो आपका data है that is shifted 2 days. So if I say, if I want to copy paste it, okay, second order differencing में क्या करेंगे, here I'm taking second order, तो I'm shifting by about how many days, 2 days, and ये आपकी values क्या हो जाएंगी, these values will be nan values, and then I will subtract from 132, क्योंकि मैंने 2 दिन को nullify किया, from 132 I will be subtracting today's value. Okay, so this is your second order differencing. Got the point? What do I mean by differencing? So this will be applicable for all the data points, कि आपका जो 132 है उसके बाद 129 minus let's say जो 2 दिन पहले आपका sales का क्या value था, will subtract today's value from what was 2 days prior. चीज क्लियर हुई? What do you mean by first order differencing and second order differencing, everyone? दोनों, प्रेम एंड अंशुल. Okay, so this process is done, this is done whenever we apply your whenever we want to make a time data stationarity, data को stationary बनाना है, we come up with differencing. Okay, तो एक तो हमारा transformation कौन सा था, we take log transformation, and the second kind of transformation is we do the differencing. So for the given time series data हम we create the new series अभी हमने देखा, by how do we create, by subtracting today's जो आज की वैल्यू थी from 1 day prior. This is first order. अगर मैंने second order differencing करनी होती तो it will be zi minus 2, 2 दिन पहले जो वैल्यू थी उससे subtract करेंगे. तो ideally हम first order differencing करते हैं, then we again check the stationarity, achieve हो जाती है well and good, otherwise till the second order differencing we do not need to second order differencing के बाद we do not need further differencing, क्योंकि second order differencing is sufficient enough to make your data stationary. Logarithm से नहीं होता तो आप first order पे जाएंगे, first order से भी नहीं होता तो आप second order पे जाएंगे, and second order पे आपका हमेशा data stationary बन जाता है, आपको further differencing की जरूरत नहीं पड़ती. Okay, and the second was, as I told, logarithm. So for this data, so आपको पहले डेटा को स्टेशनरी बनाना पड़ेगा, अरीमा के लिए मैंडेटरी नहीं है, बट if you are using other algorithms like Holt-Winter, जो कि पुराने exponential smoothing जो नहीं यूज होते, so we have other algorithms also, exponential smoothing, they are the statistical methods, Holt-Winter, उसके लिए you have to make your data stationary, then only you can proceed with the algorithm, wherein for ARIMA you do not need to make your data stationary. Okay, if you are having a negative data, into that case I will add a constant, so ideally nahi hota, but still if you have a negative data you will be adding a constant, and then let's say क्योंकि if something is negative values nahi jaye, तो you add a constant. Let's say if I'm having -10 -20, I'll add some values so that मैंने अपना data positive बना लिया,
that I'll feed it to my algorithm, and later on I can subtract that constant value from the predicted part, so that they both are onto the same page now. Original scale वापस achieve हो गया. Okay. फॉर सीजनल डिफरेंसिंग, जब हमारे पास सीजनल डेटा होता है, आइडियल अरीमा विल नॉट बी यूज्ड, बट इसमें यूज कर सकते हैं. बट इन दैट केस यू हैव टू टेक द सेम, यू नो, जब हम विंडो साइज लेंगे, यू विल हैव टू टेक द सेम विंडो साइज. कि लेट्स से इफ माय डेटा इज स्टार्टिंग, और इफ माय ऑब्जर्वेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, देन मेरा विंडो साइज प्रीवियस मंडे ही होगा. ओके, सो यू हैव टू टेक द सेम विंडो साइज. बट वी हैव सरीमा, तो सीजनल अरीमा, तो सीजनल डेटा के लिए अलग से एल्गोरिथम बनाया गया है सरीमा. सो यू कैन टेक केयर ऑफ वीक, यू कैन यूज दैट आल्सो, सरीमा. बट इवेंचुअली बेटर देन दिस टाइम सीरीज एल्गोरिथम, योर रेगुलर रिग्रेशन एल्गोरिथम्स परफॉर्म बेटर. Okay. Now how do we visualize stationarity? तो stationarity visualize करने के दो तरीके हैं. We do it by प्लॉटिंग द ग्राफ्स, एंड एक होता है डिकी फुलर टेस्ट. तो ग्राफ्स में हम क्या प्लॉट करते हैं? ग्राफ प्लॉट इज जस्ट द विजुअलाइजेशन टेक्निक, एंड जो अदर टेक्निक है दैट इज द स्टैटिस्टिकल टेक्निक. तो प्लॉटिंग टेक्निक में हम क्या करेंगे? हम रोलिंग मीन लेट्स से, रोलिंग मीन का क्या मतलब है कि इफ आई एम हैविंग अ विंडो साइज ऑफ 7, विंडो साइज ऑफ 7 की मेरा डेटा मंथली है या डेली है, वट एवर विंडो साइज आई टेक, हमारा रोलिंग मीन में क्या होगा? Let's say if this is my data, okay, I'm pasting it here. If this is my data, and if I'm assuming this is my weekly data, okay, इसमें हम window size, and let me take initial 12 months only, because yearly data है यहाँ पे. तो what rolling mean will do, आपका जो नेक्स्ट का प्रोडिक्शन होगा, दैट इज 13th मंथ का प्रोडिक्शन होगा, दैट विल बी एवरेज ऑफ ऑल दीज वैल्यूज. तो अगर इनको मैं सिलेक्ट करती हूँ, व्हाट इज द एवरेज एम आई गेटिंग? what is the average when I select them all? The average is around 126, right? So the prediction for the 13th month will be 126. So this is your averaging out. And now for 14th month, ये 13 month की हमने prediction कर दी. For 14th month, what will be my prediction? I'll be still keeping a track of 12 months only. यहाँ पे इनिशियल 12 मंथ का ट्रैक किया तो 13 मंथ पे आए. अब 14 मंथ के लिए 13 मंथ से लेके 12 months back, right? So what is the new average? 127.8. 127.8, this will be the new predicted price. For 15th day, 15th month, I'll be again using 14th and this one. 12 entries I'll be using, and what is the new average? 128. So this is the method called as moving average. तो हम मूविंग एवरेज लेते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो हैपनिंग इनटू योर अरीमा एल्गोरिथम. अरीमा में भी योर मूविंग एवरेज इज दैट एमए स्टैंड्स फॉर. अरीमा में क्या क्या होता है? अरीमा में यू हैव AR, दैट स्टैंड्स फॉर ऑटो regressive, right? This is one of the part of ARIMA, and another one is what? Moving average. So moving average में क्या होता है? This is moving average, wherein आपकी पुरानी values को average out किया जाता है, and using that average value you are given the prediction for the 13th day, and again पुरानी values को लेके you are given the prediction for 14th day, and similarly keeping a same window size. Window size आप डेटा को देख के बताएंगे कि what is the आपका डेटा रिपीट किस इंटरवल पे हो रहा है, मंथली है, वीकली है, ईयरली है. got the concept of moving average? Similarly अभी हमने यहाँ पे एवरेज किया. दूसरा कॉन्सेप्ट है मूविंग स्टैंडर्ड डेविएशन. अभी हमने यहाँ पे एवरेज को कंसिडर किया, तो हम उससे मूविंग स्टैंडर्ड डेविएशन में विल लुक फॉर द वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू. प्रोसेस सेम है, लेकिन एवरेज की जगह जो भी इसका वेरिएंस होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो वैल्यू आपकी 13th डे की प्रेडिक्शन आ जाएगी. बट वो प्रेडिक्शन नहीं होगी एक्चुअली. वो हम क्यों मॉनिटर कर रहे हैं? लेट मी रिमूव इट. वो हम क्यों मॉनिटर कर रहे हैं? जस्ट टू विजुअलाइज द स्टेशनैरिटी पार्ट. तो हम जब ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं स्टेशनैरिटी को विजुअलाइज करने के लिए, सॉरी, हम क्या प्लॉट करेंगे? विल प्लॉट
द रोलिंग स्टैटिस्टिक्स, और रोलिंग स्टैटिस्टिक्स में क्या आएगा आपका रोलिंग मीन एंड रोलिंग स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके, so it will have your rolling mean, रोलिंग स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दोनों चीजें प्लॉट होती है. एंड बेसिस ऑन दैट अगर रोलिंग मीन एंड रोलिंग स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों वैल्यू इंक्रीज होती है ओवर द टाइम, इंक्रीज होना ओवर द टाइम मतलब जो हमने इनिशियली देखा था ना सीजनैलिटी, if the mean value is also increasing, if the standard deviation is also increasing, it means आपका डेटा स्टेशनरी नहीं है, राइट? तो इट शुड एग्जिबिट सच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी कि आपका मीन भी कांस्टेंट है और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी कांस्टेंट है. तो दिस इज वन ऑफ द विजुअलाइजेशन टेक्निक जहां से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि स्टेशनैरिटी अचीव हुई है नहीं हुई है. सो if they are constant over the time, it means stationarity has been achieved. अगर increasing trend है या decreasing trend है, it means stationarity achieve नहीं हुई है. So this is the visualization technique which we use to identify कि stationarity आई है या नहीं आई है. Okay. And then the second one is Dickey-Fuller test. ये आपका स्टैट्स में, स्टैट्स टूल्स में से we import this test. एंड इसमें हम क्योंकि आइडियली वी जस्ट कैनॉट रिलाई ऑन टू द ग्राफ पार्ट, राइट? कभी कभी ग्राफ में ऐसा लगता है कि स्टेशनैरिटी है बट स्टेशनैरिटी नहीं होती. सो द सेकेंड अप्रोच इज टू यूज डिकी-फुलर टेस्ट. डिकी-फुलर टेस्ट में यू विल चेक, क्रॉस चेक द पी वैल्यू. ओके, डिकी-फुलर टेस्ट की एक अपनी असम्पशन होती है, जो टाइम सीरीज डिकी-फुलर टेस्ट की असम्पशन होती है बेसिक कि क्योंकि हमारा पी वैल्यू क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कि बेसिक जो नल असम्पशंस है वो एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई. तो डिकी-फुलर टेस्ट में क्या होता है, डिकी-फुलर टेस्ट की हमारी बेसिक असम्पशन है कि जो टाइम सीरीज डेटा है वो स्टेशनरी नहीं है. ओके, सो द नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस क्या होगा, इनिशियल असम्पशन. आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्लियर है रेमन, अंशुल, है ना? तो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज नल हाइपोथेसिस, द इनिशियल असम्पशंस व्हिच इज टेकन बाय द एल्गोरिथम, राइट? या हम जो इनिशियल असम्पशन लेते हैं. एंड नाउ द फॉर डिकी-फुलर टेस्ट द इनिशियल असम्पशन इज कि टाइम सीरीज का डेटा स्टेशनरी नहीं है. ओके, एंड द अनदर अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज कि जब स्टेशनरी नहीं है डेटा, और अगर ये फेल हो जाते तो इसका मतलब क्या है, डेटा स्टेशनरी. दैट कम्स आउट टू योर अल्टरनेट हाइपोथेसिस. तो इसमें डिकी-फुलर टेस्ट में आप अपनी पी वैल्यू को चेक करेंगे. सो this is predefined function, we call this predefined function, and which gives us p value for वो your time series data. And अगर आपकी p value more than 0.05 है, it means we accept the null hypothesis. And when we accept the null hypothesis, what do we mean here? What do you mean when I say we accept the null hypothesis? That data is not stationary. तो इसका मतलब हमें स्टेशनैरिटी पे काम करना पड़ेगा, राइट? वी हैव टू टेक लॉगरिथम, या फिर हमें अपना डिफरेंसिंग वाला पार्ट करना पड़ेगा. I will have to make I will have to make data stationary and then only I can proceed, right? So I'll again go for Dickey-Fuller test, I'll again go for graphical representation, and then I'll again check for p value. मीन्स रिजेक्ट हो गया, मतलब जो इनिशियल असम्पशन थी कि डेटा स्टेशनरी नहीं है, दैट इज रिजेक्टेड, एंड आई हैव अचीव्ड स्टेशनैरिटी इनटू माय डेटा. Okay, so these are the two ways by which you will analyze की stationarity है डेटा में या नहीं है. The first one is by the graph method, wherein you will plot what, your rolling mean and rolling standard deviation over the time. ठीक है, आप इसको प्लॉट करेंगे. एंड द सेकेंड वन इज योर डिकी-फुलर टेस्ट. डिकी-फुलर टेस्ट में you will check the p value and you will either accept the hypothesis, null hypothesis, or you will reject the null hypothesis. Okay, so this is what is happening into your Dickey-Fuller test. Then आता है once I have achieved stationarity. हमने देखा stationarity कैसे लेके आएंगे. We have also seen how do we check it. Okay, now once I have achieved stationarity, मेरा डेटा स्टेशनरी बन गया है, I can use that data into my ARIMA algorithm. So ARIMA में this is auto regressive, integrated will take care of your as I told initially कि ARIMA में आपने अलग से डेटा को स्टेशनरी बनाने की जरूरत नहीं है. You just pass in your raw data and this integrated component will look after the stationarity part.
ओके, मूविंग एवरेज भी जस्ट सॉ कि आपकी विंडो साइज के अकॉर्डिंग की 12 विंडो साइज है, 7 विंडो साइज है, वैल्यूज ली जाती है एंड दे आर एवरेज्ड आउट। एंड ऑटो रिग्रेसिव में क्या होता है, लेट्स से ये जो आपका डेटा है, मूविंग एवरेज सिंपल अभी हमने समझा, डिफरेंसिंग समझा। AR स्टैंड्स फॉर ऑटो रिग्रेसिव। ऑटो रिग्रेसिव में क्या होगा, ऑल दीज आपका लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनता है बैकएंड में। सो ये आपका एक्स लीनियर रिग्रेशन, जैसे रेगुलर लीनियर रिग्रेशन, आपका ये डेटा लिया जाएगा एज एन फीचर, दिस विल बी योर टारगेट, एंड यूजिंग दिस एक्स एंड वाई वैल्यू, using linear regression, you will be given the prediction for the 13th month. Okay, then using the previous feature and the respective target, you will be given the prediction for the 14th month. तो जब आप AI बोलते हैं यहाँ पे, एज द नेम सजेस्ट ऑटो रिग्रेसिव, सो इनटू दिस बैकएंड आपका रिग्रेशन एल्गोरिथम एग्जीक्यूट होता है गिवन जो भी आपका विंडो साइज है। सो बेसिस ऑन दैट योर वैल्यूज आर प्रेडिक्टेड। ओके, so it is a combination of auto regressive model and moving average model, and integration will take care of the stationarity part, differencing जो हम अभी हमने सीखा, that thing. Okay, so this is your ARIMA model. It's up to me, हम individually AR model भी ले सकते हैं। So ARIMA के 3 component होते हैं। P stands for your auto regressive, I integrated के लिए क्या है, D value, एंड मूविंग एवरेज के लिए क्या है आपका Q वैल्यू। सो अगर इफ आई डू नॉट टेक एनी वैल्यू फॉर I एंड MA, मैंने सिर्फ यहाँ पे सी वी हैव टू डिफाइन दीज पैरामीटर्स, you have to always define these parameters जब भी आप लेंगे P Q D। if I take a value of P as 2 and बाकी मैंने 0 लिया, so this is my AR model, क्योंकि I have only taken value for P and what P stands for auto regressive, so this is my AR model. I can only standalone go with AR model also. Similarly, if I let's say मैंने यहाँ पे AR को 0 लिया, integrated को भी 0 लिया, and moving average में let's say I'm taking another value of 2. So this is what? This is my MA model. Okay. And when I take let's say 2, 0, 2. This is what? This is ARMA. This is ARMA. This is not ARIMA, क्योंकि मैंने यहाँ पे I को क्या किया, I've taken the value of I is 0, मैंने I को consider ही नहीं किया। So this is ARMA, this is simple AR and this is simple move MA। and ARIMA में क्या होगा, जब आप तीनों component let's say 2, integration की value 1 and let's say this is again 2, so this comes out to be a regular ARIMA, क्योंकि आपने तीनों components define किए हैं। Okay, सो आप इंडिविजुअल AR मॉडल भी बना सकते हैं, MA मॉडल भी बना सकते हैं, ARMA भी बना सकते हैं, ARIMA भी बना सकते हैं। ओके, एंड ये वैल्यूज आपने ट्वीक करनी पड़ेंगी। ऑल्दो हम आइडिया वी हैव 2 ग्राफ्स, वो भी हम पढ़ेंगे। यूजिंग दोज 2 ग्राफ्स वी गेट एन आइडिया कि किस रेंज में वैल्यू लेनी है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज वेरी हार्ड टू फिगर आउट। ओके, तभी इसमें थोड़ा ये प्रॉब्लमैटिक एरिया है कि आप पैरामीटर की क्या वैल्यू लें। आपको रेंज पता चल जाएगी कि मुझे वैल्यू लेनी है 13 तक, लेकिन उस 13 तक कौन सी वैल्यू ले, हर वैल्यू, एवरी वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेड। सो दिस इज वेयर ट्वीकिंग इज रिक्वायर्ड एंड एट टाइम्स दोज वैल्यूज आर इवन नॉट एक्सेप्टेड। तो बट या अरीमा में यू कैन कम, इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 मॉडल्स। AR में आपका सिर्फ लीनियर रिग्रेशन चलेगा, MA में आपका सिर्फ मूविंग एवरेज चलेगा, ARMA में आपका लीनियर रिग्रेशन और मूविंग एवरेज दोनों चलेंगे। अरीमा में आपका डेटा स्टेशनरी भी बनाया जाएगा along with that your regression and your moving average component. Okay, so इसमें AR stands for your, AR को हम represent करते हैं, जो वेरी फर्स्ट वैल्यू जाएगी that will be for AR, जो सेकेंड वैल्यू जाएगी that will be for I, तो उसको represent करते हैं D से, and MA is represented by Q, सेम ऑर्डर में, जहां ये सेम ऑर्डर में लिखा गया है AR, so AR will be represented by P, I will be given by D and MA by Q। ठीक है, सो हम AR की वैल्यू, वी हैव ACF PACF ग्राफ, वो भी हम पढ़ेंगे। उन ग्राफ्स को देख के वी गेट टू नो कि मुझे पैरामीटर्स की क्या वैल्यू लेनी है। बट इनटू दिस वन थिंग इज फिक्स्ड,
this difference, इसको यहाँ पे integration बोला गया, this is referring to the same thing, differential part. If I'm taking d is 0, it means my data is already stationary and I do not need to make, or I do not need to difference my data stationary बनाने के लिए. If I'm taking 1, it means what I'm asking for? I'm asking for first order differencing, right? If I'm saying d is equals to 2, I'm asking for second order differencing, and second order differencing के बाद whatever data you will have, it will always get out to be stationary. Okay, so आपकी d में हमेशा 2-3 यही वैल्यू जाएंगे, either d will be 0, either d will be 1, either d will be 2. इससे ज्यादा ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर आपका मॉडल रन नहीं होगा. So we'll see that thing also. Okay, so more than second order differencing is not acceptable, या उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती. And AR की value and moving average की value. So we have two kind of graph, autocorrelation and partial autocorrelation function होते हैं आपके time series में. Using those graph हम AR and MA की value identify करते हैं that क्या value लेनी चाहिए, and they will describe the autocorrelation thing as the name suggests. What is happening into your ACF and PACF graph? So just a second, ये मैंने already आपको बता दिया सारा. Linear regression model that is uses own lag as predictors. I've already told this. Okay, differencing AR refers to number of lags. So whatever value of AR I take, जो भी मैं P की value लूंगी, it means my algorithm will use that many number of previous data points in order to make the prediction. Okay, similarly for moving average, whatever order I take, whatever value of Q I will take, it means it will refer to that many previous values into the past. Okay, तो जो यहाँ पे हमारे P और Q की value जाएंगी, it will look for those many values into the past. Okay, ये आपके equations हैं of your AR, MA. And you see when you see it here, AR में आपकी equation क्या आई? Do you see something similar? MX, 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 and alpha, and this is your error. Alpha is the intercept, and beta are the coefficients. So जो हमने linear regression की equation पढ़ी थी, MX plus C. Okay. So these are your slopes with respect to every date. Okay. And ये आपका y-intercept value. But ideally इसको हम manually solve नहीं करते. These are the equations, and equations याद करने की जरूरत नहीं है for time series. Then comes out to be how do we identify our AR and MA value. तो उसके लिए we have autocorrelation plot and partial autocorrelation plot. So they are predefined functions. We call these functions, and इसमें आपका पुरानी values का significant is plotted. So let's say what is the significance of your past values? Those things are plotted into your ACF and PACF graph. So ACF graph, we'll see that graph. So if purani values, how important they are. So that will be used for what? MA model. So let's say I will have spikes and I'll use that number. If I'm having a value of 10, so into this, your ACF and PACF graph, ACF में आपका पुरानी values का significance will be plotted similarly for your PACF, and using that graph, for ACF we try to find out the MA value. ACF आपका किस लिए use होगा? MA के लिए,
एंड PACF ग्राफ आपका किसके लिए यूज होगा? इट विल बी यूज फॉर AR, कि आपने AR की वैल्यू क्या लेनी है, MA की वैल्यू क्या लेनी है. We will visualize these graph, and based on these graph we try to find out कि what optimal value should I go with. Okay. एक काम करते हैं, लेट्स हैव अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स एंड उसके बाद हम कोडिंग शुरू करेंगे. मीनवाइल यू गो थ्रू दिस PPT. कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो. विल स्टार्ट एट 9, फिर विल स्टार्ट द कोडिंग पार्ट. ओके.
Can you hear Anshul and Prem? Okay. इसमें apart from the regular code, I have also explained how do you make modules. Modules का क्या मतलब है that let's say we have certain functions जैसे calculating the error, right? Doing a train test split. कुछ चीजें होती है जो हमें हर algorithm में हर notebook में required होती है. So we write them again and again. So what we can do by saying module making, कि let's say what I'll do, I'll make my Jupyter notebook. ठीक है. So इसमें I have made my module as with this name, module making. ठीक है. इसमें what I've done, because time series is stationarity बार बार चेक करनी पड़ेगी. I will have to call that function and again. तो what I'll do, मैंने यहाँ पे एक function बनाया time series का. Okay. So this is my time series function which will give me the stationarity result. I've made a function which will give me ACF plot. I've made a function which will evaluate जो RMSE MSE है वो मुझे results देगा. I've made a function जो मेरा time series को decompose करेगा. Okay, because these functions were required too many times into my time series notebook. ठीक है. और ऐसे और भी चीजें होगी जो let's say global है, जैसे train test split है, आपका MSC है, आपका classification reports है जो हमेशा required. तो what we can do is we can define a notebook. उससे मैं ऐसे ऐसे functions I can define my those functions and I can use this notebook. Let's say मुझे classification report check करना है. What I'll do, I'll not write the code for classification report. I'll simply call this notebook into my existing जिसमें मैं काम कर रही हूँ. नोट जैसे टाइम सीरीज पे हम काम करेंगे, मुझे वहां पे MSc RMSc चेक करना है, तो आई विल नॉट राइट दिस MSc RMSc कोड. मैं वहां नहीं इंपोर्ट करूंगी. आई विल नॉट कॉल इट. neither I'll define the functions. What I'll do is I will call this notebook. ठीक है. and इस notebook में से I'll call this function. And when I call this function, what I'll have to pass just my predicted values, then this function will give me the result. Got the point? What do I mean by module making? So ये मैंने अपनी notebook है, इसको मैंने अपना as a module बनाया कि जो भी इसके अंदर मैं define करूँ, let's say not only to time series, मुझे कोई और notebook बनानी है, classification problem करनी है, I'll define a classification function. I'll call this notebook in that existing notebook and I'll call the function. तो ये सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा and I don't have to write this code again and again. तो ये आप किसी भी चीज के लिए कर सकते हो because कुछ some things are let's say outlier treatment है. You can define a function outlier treatment. Let's say if you're using predefined missing values के लिए जो अगर आप predefined जैसे आपका mice होता है, जैसे हमने R में Python में भी पढ़ा है, आप predefined functions use कर रहे हैं, mean value median value से replace कर रहे हैं, evaluation कर रहे हैं, train test split कर रहे हैं, visualization कर रहे हैं, कुछ graphs you find की होंगे ही होंगे. So you can define those functions and let's say and you just don't have to write the code again and again. आपने ये notebook call करनी and call that function, your code will be executed. Okay, so this process can be done. Spider में you don't have to Spider में भी it's easy. Spider में भी make a one code and call that code into your wherever you are working. ठीक है. तो इसमें मैंने ये 2-3 functions बनाए हैं जो I will be using for my time series. I've done the necessary imports above. ठीक है. And this is my function by which I will get what? I'll get my stationarity. So इससे होगा मेरा visualization part. And this is what? This is Dickey Fuller test. तो इनको मैंने एक ही function में call कर दिया. And I just simply call this function and I will be able to visualize my graph also and my p values also. Okay. So what I'm doing here, in order to in Jupyter notebook only, Spider में जरूरत नहीं. Spider में आप सीधा import module making करते हैं. अगर Spider फाइल का नाम module making होता तो import module making.py, तो you are good to go. लेकिन Jupyter notebooks में you have to install this module first. If you don't install this module, it will not allow you to import another notebook. ठीक है. तो इस कोड को एग्जीक्यूट कीजिए इधर इनटू एनाकोंडा प्रॉम्प्ट या फिर आप यहाँ भी कर सकते हैं. एंड देन दिस IPYNB मॉड्यूल विल बी इंपोर्टेड टू योर सिस्टम एंड फिर इसको यूज करके लाइब्रेरी को यूज करके आप यू कैन इंपोर्ट अदर Jupyter notebooks. Run this very first lines and once you are done just tell me.
कोई नहीं, it will not take much longer. Okay. So I'm doing the necessary. What I'm doing here, हमने ये install किया. I will be importing this library now. Okay. And after that, I'm importing my file जो मैंने manually खुद से बनाई है, right? I'll execute this code. And then these are the necessary imports here, Jupyter, NumPy. You're already aware of this. Then I'm reading my airpassengers.csv. Okay. .info .head, and you see you get to know that your travel date is what? An object column. And initially मैंने बताया था कि your time series data, what does it need? It needs to have your date time column as in X. So we need to convert this object to what? To date time column, right? So how do we do that? We have a function from pandas called as toDateTime. I'll call this function toDateTime. I'll pass कौन सा feature मुझे date time में बनाना है, and I've overwritten it in here. And when I'm printing the df info again, now it will tell me that this is what? This is the date time column. So you just have to call pd2_datetime function. Okay. And then as I told you, your date column will be what? Time series की requirement है कि जो आपका date column होगा, you will have to have a date column which will be your feature, and ये feature as a column नहीं जाएगा, you will have to make it as your index. Okay, so these are the steps you have to follow. First of all, the column has to be into date time format, dates होनी चाहिए, and then you have to make that column as in your index, and then you will make this as your feature, and this will be as it is as in your target. Okay. So I've made it to date time, I've made it as in my index, and अब मैंने मेरा original data का नाम क्या था? df, and now I'm renaming my data as indexed_df. ठीक है? It means I'm having my column travel date column as an index into my indexed df data frame. Okay. Now the next thing is हमने data import किया. What do we do the next thing? We'll check the stationarity. So stationarity के लिए, as I already told you, rolling mean, rolling standard deviation, and what? Dickey Fuller test, जिससे हम क्या check करेंगे? P value. Right? And इसके लिए what I'm calling here, this is commented out, ये मैं समझा दूंगी. What I'm calling here into cell number 7, module making. What is module making? इस फाइल का नाम module making है. I'm calling module making, and from module making what I'm calling .ts. And what is ts? Ts is this function of mine. Are you able to understand? ठीक है. So when I'm calling this function, what I've passed here, I've passed my data. And what is my data referring to? Indexed df. ठीक है. When I've executed this code, it has given me this output. The output of this cell. This is the output from your Dickey Fuller test. ठीक है. ये जो आपको visualize हो रहा है, ये वाला. This is the output from your Dickey Fuller test, and this is the output from your that rolling mean and rolling standard deviation. So ये कैसे निकला है ये graph? Let us see that thing. Let's come to module making. इसमें what I've done initially, as I told कि rolling mean निकालते हैं, rolling standard deviation, क्योंकि हमारे पास क्या है? Yearly data है. So what window size have I taken in here? 12. So I've called this data, and I'm calling the rolling function. I've called the rolling function. मुझे कितना roll up चाहिए? With a window size of 12, and dot mean function will give me rolling mean. ये as it is है. End of उसमें I'm calling dot standard deviation. It will give me what? Rolling standard deviation. So just these two codes
दिस विल गिव मी रोलिंग मीन, दिस विल गिव मी रोलिंग स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड यहाँ पे रेगुलर मैटप्लॉटलिब है। योर फिगर साइज, योर प्लॉट का लेबल एंड कलर ग्राफ का, यहाँ पे आपने मीन वैल्यू को प्लॉट किया है बाय द लेबल एज रोलिंग मीन विद कलर रेड, एंड डेटा क्या है, रोलिंग मीन। यहाँ आपने अपने स्टैंडर्ड डेविएशन को प्लॉट किया विद कलर ब्लैक, लेबल एज रोलिंग स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड डेटा आपका रोलिंग, एंड दिस इज योर लेजेंड। ये चीज क्लियर है आपको? हाउ डिड यू गेट द ग्राफ? इट इज, नीचे तो मैटप्लॉटलिब है, these functions are responsible by which I am getting my rolling standard deviation, rolling mean. I'm having predefined function called as rolling function. So जो आपका डेटा फ्रेम है pandas में, उसमें ही आपका dot rolling function है. So I'm just calling that function, giving my window size, and mean के लिए I'm calling mean, standard deviation के लिए I'm calling standard deviation. So till this point I'm getting that graph, right? So let us see what is into my graph. So into my graph, my original data is plotted as blue. This is my original data. Okay, original data. This is my standard deviation, black one, and the red one is what? My rolling mean. So they are increasing. आपका standard deviation भी increase हो रहा है, right? It is also increasing, and similarly your mean value is also increasing. तो आपका डेटा क्या है? स्टेशनरी नहीं है. Got this point? How did you get to know? Okay, this is visualization method. We'll not just rely on to visualization method. हम क्या करेंगे अब? Second is my Dickey-Fuller test, जो है ये, ठीक है? तो how do we get the Dickey-Fuller test? Dickey-Fuller test के लिए this is the code. Okay, from where have I imported Dickey-Fuller test? I've imported Dickey-Fuller test from stats model. So from stats model dot time series analysis, TSS stands for time series analysis, dot stats tools, I've imported my AD-Fuller test, that is Dickey-Fuller test. Okay, इसको मैंने यहाँ import किया. I'm calling this function here. So AD-Fuller मैंने क्या पास किया? Data, because this is within a function. तो जो मेरा function का input है has to be the same. So I'm passing this data into my AD-Fuller function and I'm naming it as DF test. Now आपका जो Dickey-Fuller test है, it gives you such kind of output. ये आपका ये values देगा. So the output of this function will be only these values. ये आपको ये जो हम you are able to visualize these names, it does not give these names. It will give you these values only. So let me show you. आप ऐसे map नहीं कर पाओगे. Let me run it actually. What did I do? Why have I got an unnamed? Okay. Just a minute, I have forgotten these unnamed columns. वो मैंने इसमें changes करके I was explaining. That thing got saved. Just a minute, I'm copying this data. I'm just downloading it again. Yes, it should be into the same directory. या फिर a path can also be given.
Okay, now let us implement Dickey-Fuller test. Okay, so I'm implementing it standalone. I'm not calling that function. I'm calling Dickey-Fuller test, passing what? My indexed data, right? To check stationarity. I'm passing my indexed data, naming it as DF test. And what am I passing? Ideally, see, इसमें ये जाएगा ऐसे, or let me just show DF test for now. Let me just print DF test. So what did I get? I've called my function, defined as an object, and I'm just printing the DF test. What value am I getting? I'm getting in terms of tuple. ये आपका tuple है, and उस tuple के अंदर we are having a dictionary. This is my dictionary, right? And this is single value. I'm not getting what these values are referring to. तो जब भी आप Dickey-Fuller test करेंगे, you will always get such kind of values. तो आपने manually you have to give names. So they are predefined standards कि ये क्या output देता है. They are predefined. Okay. So from there we have taken these names. So this was my output for Dickey-Fuller test. अब इसमें मैंने क्या किया है? When I'm saying DF test 0 to 4, which values am I referring to? DF test 0 to 4. So this is 0. This is 1, this is 2, this is 3. Will this dictionary be also included in this one? Why Prem? Upper bound भूल गए? Lower bound, upper bound include नहीं होता, right? तो आपका सिर्फ डेटा जाएगा यहां तक, 0 से लेके 3 तक. अगर मैं 5 देती तो डिक्शनरी इंक्लूड होती, लेकिन मैंने सिर्फ क्या दिया? 0 से 4. लोअर बाउंड इंक्लूसिव, अपर बाउंड एक्सक्लूसिव. तो उसके लिए मैंने क्या नेम दिया? एज आई टोल्ड यू दे आर प्रीडिफाइंड, क्योंकि वैल्यूज मिली है, यू हैव टू गिव अ नेम. सो द वेरी फर्स्ट वैल्यू, दिस इज रेफरिंग टू टेस्ट स्टैटिस्टिक्स. द फर्स्ट दैट इज इंडेक्स 0 पे. इंडेक्स 1 पे इज रेफरिंग टू योर पी वैल्यू जो हमें चेक करनी है. इंडेक्स 2 पे इज रेफरिंग टू द नंबर ऑफ लैग्स यूज्ड. इंडेक्स 3 पे 130 is the total number of observation. Okay, so this is return, this function returns these things. तो इसने हमें वैल्यू रिटर्न की, सो वी हैव टू गिव द नेम मैनुअली. सो आई हैव कॉल्ड पांडा सीरीज. दिस इज माय डेटा, राइट? डेटा यहां से जाएगा, एंड दिस इज व्हाट? इंडेक्स. सीरीज में भी तो इंडेक्स बनाते थे ना कि दिस इज माय डेटा, इंडेक्स एज इन ए, इंडेक्स एज इन बी, इंडेक्स एज इन सी. लेकिन यहाँ पे एबीसी की जगह व्हाट ये जो एल्गोरिथम रिटर्न करता है, आई एम यूजिंग द सेम नेम्स. गॉट दिस पॉइंट? So what is happening now? My original value, and I'm printing my DF output. So this was my, just a minute. This was my original output. लेकिन हमने series बनाया. So let's say ओके, ये मेरा रेगुलर Dickey-Fuller टेस्ट का आउटपुट है, ये मेरा सीरीज का आउटपुट है. ओके, नाउ आई एम हैविंग, आइडियली वी आर गुड विद द पी वैल्यू पार्ट, हमें सिर्फ पी वैल्यू चेक करनी है. बट सम पीपल यू विल फाइंड, जब आप थोड़ा और पढ़ोगे अपनी तरफ से, यू विल फाइंड पीपल ऑल्सो लुक फॉर क्रिटिकल वैल्यू. ठीक है, क्रिटिकल वैल्यूज कौन सी हैं? ये जो आपके डिक्शनरी में है, दीज आर रेफर्ड एज क्रिटिकल वैल्यूज. ठीक है, I do not know them. I only look for p value when I use it. Otherwise you can read about critical values also, कि 1% critical value क्या होती है, 5% क्या होती है, 10% क्या होती है. क्योंकि ये डिक्शनरी है, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक तो सीरीज बना ली, राइट? अब डिक्शनरी के लिए कैसे अप्रोच करेंगे? हाउ डू वी एक्सेस वैल्यूज इन डिक्शनरी? बाय की वैल्यू डॉट आइटम्स. यही करते हैं ना? एंड व्हाट इज द इंडेक्स फॉर दिस डिक्शनरी? इंडेक्स नंबर 4. So I'm saying DF test का जो output है उसमें index number 4 पे, that is a dictionary, so dot items, right? And what I'm passing in here, so let me also give this. So this is my dictionary output.
This is my series output. Does not make any sense. Okay, so आपकी डिक्शनरी से आपकी वैल्यूज एक्सेस हो गई हैं and this is your, now what is the p value here? What is your p value? 0.99. So is my time series stationary or it's not? Are we accepting the null hypothesis? What is my time series? Stationary है या नहीं है? It is stationary. How, Anshul? जब हम अपना assumption पे जाते हैं वापस, what is the threshold p value का? Greater than 0.05. नहीं, 0.05 फ्रेम. अगर उससे ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस क्या था? दैट डेटा इज नॉट स्टेशनरी. और हमारे यहाँ पे p वैल्यू क्या है? 0.99, ग्रेटर देन 0.05. करेक्ट. So what are we doing? We are accepting the null hypothesis. It means my time series is not stationary. Okay. I've checked the stationarity part now. See, this was individual. I've checked the stationarity part by our graph also and by Dickey-Fuller test also, which gave me this p value. And we got to know that time series stationary banani padegi. It's greater non-stationarities. Yes, greater than 0.05. We accept the null hypothesis. Okay. So ideally, initially, as I told, ARIMA के लिए stationary बनाने की जरूरत नहीं है. But still, if you are using some other algorithm, you have to make it stationary. So I will be telling how do you make it stationary. But ARIMA में आप regular index data भी दे दोगे, it will work for that as well. Okay. So I've we checked कि data stationary है नहीं है by Dickey-Fuller test and by your graphical method. ठीक है. उसके बाद how do we make the time series stationary? What are the two logarithm? Yeah, differencing the data, right? So logarithm के लिए सीधा सीधा will call numpy. So this was my data. I need to make this data stationary. हमने इस पे Dickey-Fuller test check किया, हमने इस पे graph check किया. We got to know data stationary नहीं है. So एक approach क्या थी? Logarithm. So I'm calling numpy and what am I passing? My indexed data. And I'm saving it as indexed df log. So ideally, this is one of the techniques. See, very simple to use, np.log. And then I am calling pl. I'm just plotting this data. ठीक है. हमने logarithm लिया. The scale has been changed. You see, the scale is also changed. Ideally scale क्या था? 112, 118, and so. And now what is the scale? The scale has been changed. And when I'm plotting these values, this is the graph. Now, do you see we have stationarity achieved by taking log? This is simple graph. So we just cannot go with the graph. We would need p values also. So वापस I am calling the time series function. I'm again calling that ts function. I'm again calling this function. जिसमें हमारा क्या है? Rolling statistics and Dickey-Fuller test. Okay, I'm again calling this function. And now what am I passing? My logged data. Okay, and when I execute this code, just a second, guys. I'm connecting my laptop to power, otherwise it will switch off. Okay. Okay, so I'm calling cell number 10 clear है आपको? What is happening here? Cell number 10 में from where have I gotten this data? What is this TS? Model making से वो stationarity check करने वाला function is being imported and उसमें what am I passing? I'm passing my logged data. ठीक है? And now again I get the graph and the p-value test.
सी ग्राफ में इवेंचुअली आपको लगेगा भी दैट टाइम सीरीज हैज अचीव स्टेशनरिटी बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, not that much of stationary, but है. But when you look at the p value, you will find more than 0.05, right? तो stationarity logarithm से achieve नहीं हुई, right? ठीक है. तो what is the second thing which we can go if we want to make my data stationary? Differentiation, first order differentiation और second order differentiation. तो how do we do that? So differential के करने के लिए and what was into differencing, हम क्या करते थे, हम अपने डेटा को 112 will come in here, remember, इसको हम एक दिन below shift कर देते हैं, right? So in Python, and this will come out to be nan here, तो ये nan values हम drop कर देंगे, this nan will be dropped, this is first order differencing, second में दो nan आ जाएंगे and we'll drop that. So in Python we have a dot shift function. So dot shift function आप इसमें by default 1 होता है, if you specify a value of 2 तो second order shifting कर देगा, 1 का by default 1 है तो एक दिन नीचे shift कर देगा. Okay, so we are calling the shifting function in order to implement my differential. Okay, so this is my regular data and I am calling what, index df dot shift, and यहाँ पे I'm right away doing a second order differential, क्योंकि first order differential से भी my time series did not get stationary, you can check it later on. First order से भी stationarity achieve नहीं हुई, so I've taken second order differential. The parameter name is called periods and you see how many nan values have I gotten, 2. So इनको हम drop कर देंगे. Okay, ये चीज clear है? Cell number 12, what is this 2 referring to? Anshul? ठीक है, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल किया, दिस इज माई डेटा एंड नाउ आई थिंक द सेम कोड इज रिपीटेड, या एंड देन व्हाट आई एम डूइंग इन हियर, आइडियली जब मैंने आपको एग्जांपल करके दिखाया व्हाट वर वी सबट्रैक्टिंग फ्रॉम दिस 112, आई गॉट इन, यहाँ पे हमारा इनिशियली 112 था, आई थिंक आई हैव डिलीटेड दैट सेल रॉन्गली, समझाने के लिए जरूरत पड़ेगी, undo delete cell. Okay, so what was happening initially, what we did, ये जो very first value जो भी मेरी यहाँ value थी, हमने डेटा को शिफ्ट किया and from this value whatever was the original value उसमें से हमने क्या माइनस किया था, इसको माइनस किया था, right? See, हमने वो किया था ना एग्जाम्पल में, like I'm shifting by 2 days and then I'm subtracting the respective values. So that thing is done in here. I'm taking second order differencing. So I'm taking my original data. I'm taking my original data and I'm taking my differenced data with a period of 2. ठीक है, मैंने difference data लिया. I'm storing it under this name, right? And this comes out to be my differenced values. You see now? यहाँ पे मेरा जो log वाला data था original, प्लस ये मेरा लॉगरिथम का डिफरेंस डेटा है एंड आई एम स्टोरिंग इट अंडर दिस एंड द रिजल्टेंट वन इज दीज वैल्यूज एंड आई एम हैविंग 2 नैन वैल्यूज, तो इनको हम यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे परमानेंटली. एंड नाउ दिस इज माय फाइनल डेटा व्हिच आई हैव गॉटन आफ्टर डूइंग अ लॉगरिथम एंड आफ्टर डूइंग द डिफरेंशियल पार्ट. ठीक है, नाउ आई एम कॉलिंग माय टाइम सीरीज फंक्शन अगेन फ्रॉम मॉड्यूल मेकिंग टू चेक द स्टेशनैरिटी एंड नाउ आई एम लुकिंग फॉर माय पी वैल्यूज एंड माय ग्राफ. So what is my graph and what is my p value tell now? सीधा हमने सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल किया है लॉगरिथम लॉग वाले डेटा पे. So my p value is 0.02. It is less than 0.05, correct? And you can see on to the graph also. अब आपका डेटा क्या है, स्टेशनैरिटी अचीव हो गई है. So when you want to achieve stationarity, you will do the differential or you will take logarithm. उससे आपकी स्टेशनैरिटी अचीव हो जाएगी. Because but if we will be using this differenced data, I'll be using this index df shifting जो कि मेरा differenced data है. We'll be using this into ARIMA as well, but ARIMA के लिए mandatory नहीं है, तो हम regular data भी लेके देखेंगे, logarithm वाला data भी लेके देखेंगे and differenced data भी लेके देखेंगे and we'll see कि results कैसे change होते हैं. Okay, and now this was all about making your data stationary.
नाउ द सेकेंड थिंग इज, जब हम अरीमा इंप्लीमेंट करेंगे, हाउ शुड आई फाइंड द वैल्यू ऑफ माई पी क्यू, दैट इज ACF एंड PACF. इंटीग्रेशन के लिए तो 0 1 2 है, अदरवाइज 0 भी दे सकते हैं, लेकिन मेन फाइट किसकी है, AR की वैल्यू क्या होगी एंड MA की वैल्यू क्या होगी, राइट? तो दैट टाइम आई टोल्ड यू वी हैव व्हाट, ACF एंड PACF ग्राफ. तो दे विल डिस्क्राइब द ऑटो कोरिलेशन बिटवीन एन ऑब्जर्वेशन एंड जो आपकी पुरानी ऑब्जर्वेशन है उनके बीच में, दे डिस्क्राइब द ऑटो कोरिलेशन, एंड बेसिस ऑन दैट आई विल गेट टू फिगर आउट कि पुराने कितने दिन सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, एंड देन आई चूज द न्यूमेरिकल वैल्यू. ठीक है. PACF से हम फाइंड आउट करेंगे AR, and ACF से I will find out my MA. So from where do I get these graph? So this is from module making. इसमें I've called this PACF and ACF plot. ये हमने कहाँ से import किया है? This is also from stats model, graphics, time series plot. Okay. यहाँ से I've imported plot ACF and plot PACF. I've defined a function. This is my ACF function. ACF PACF. यहाँ पे I'm plotting my ACF graph. यहाँ पे I am plotting my PACF graph. I'm passing my data. So I will be simply calling this function from module making, this notebook. Okay. So what I'm calling here from module making. So उससे पहले I need to define my data, and time series data में you cannot, because eventually मुझे train test करना है, मुझे evaluate भी करना है मॉडल को. Stationarity achieve हो गई है. The next part is model making, and model making के लिए I need to have my train and test data. तो उसके लिए what I've done, I have manually segregated the data. The reason for manual segregation is why? Can you tell me why it is manually segregated? Why have I not taken train test split? No, इसको हम आगे further भी use करेंगे. We'll be using this for my ARIMA code also. But why train test split is not happening? No. See, train test split क्या करता है? रैंडम वैल्यूज लेगा, शफल करेगा डेटा को, रैंडम वैल्यूज लेगा, एंड हमारे पास डेटा क्या है यहाँ पे, डेट, एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट डेट हमारी क्या है, वैल्यू. सो इफ आई शफल माई डेटा, तो इज इट नॉट इम्पॉर्टेंट कि जो रिस्पेक्टिव डेट है उसके साथ वही वैल्यू होनी चाहिए? अगर 1 जनवरी को आपका फ्लाइट टिकट सबसे ज्यादा सेल हुई है, तो इफ आई यूज ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, तो वो 1 जनवरी के साथ मे भी हो सकता है मार्च की वैल्यू अलाइन अप हो जाए, और सॉरी वो चीज नहीं होगी, आई सेड इट रॉन्ग, वो चीज नहीं होगी. व्हाई इट इज डन सो? सी, आपका एक ट्रेंड होता है, आपकी वैल्यूज पास्ट वैल्यू से डिराइव होती है. 1 जनवरी की प्राइस टिकट वाज डिराइव फ्रॉम 31 जनवरी, 31 की जनवरी की वाज डिराइव फ्रॉम 30 जनवरी. तो आपकी सिक्वेंशियल डेटा है, राइट? आपकी वैल्यूज आर डिराइव फ्रॉम द पास्ट वैल्यूज. सो इफ यू शफल, तो मे बी आई एम हैविंग मार्च डेटा ऑन टू द टॉप, मार्च के बाद आई डायरेक्टली गेट दिसंबर, एंड देन दिसंबर के बाद आई एम स्ट्रेट अवे गोइंग टू द अगस्त. तो वो शफलिंग हो सकती है ना? तो योर रोलिंग मीन, रोलिंग स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड आपके जो सिग्निफिकेंस है, जो आप ACF और PACF में क्या चेक करोगे कि पुरानी वैल्यूज कितनी इंपॉर्टेंट है, तो वो पुरानी वैल्यूज भी जंबल हो गई. सो हाउ विल इट एबल टू फिगर आउट कि विच डेज आर इंपॉर्टेंट या विच डेज आर नॉट इंपॉर्टेंट, कितने दिन पास्ट के इंपॉर्टेंट है? गेटिंग द पॉइंट? सो इसलिए टाइम सीरीज डेटा में यू विल नॉट डू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट. ओके, आर यू क्लियर? सो टाइम सीरीज डेटा में यू विल डू इट मैनुअली, सो दैट लेट्स से यहाँ पे इससे पहले 130 इंस्टांसेस में आई एम हैविंग डेटा टिल 2017, एंड 2017 तक मैंने अपना ट्रेनिंग डेटा यूज किया बिकॉज एक पैटर्न फॉलो हुआ है, एंड 2017 के बाद आई एम ट्रेनिंग माई मॉडल ऑन टू दिस डेटा, एंड देन 2018 डेटा इज माई टेस्टिंग डेटा. इफ आई कैनॉट रैंडमली जम्बल इट, क्योंकि 2018 हाईली डिपेंडेंट है 2017 पे, अगर मैं यहाँ पे 2007 लेके आ जाऊं, then it will not be able to find out. आपका जो calculations होती है वो proper नहीं होंगी. Okay, so that's the reason we do not use train test split. We always do
मैनुअल सेग्रीगेशन. सो आप 80-20 का रेशियो निकाल सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास टोटल 144 इंस्टांसेस है, मैंने 130 कट ऑफ लिया है. दैट बिफोर 130 I'm having my training data. After 130 this will be my testing data. Okay, and now I'm plotting my ACF and PACF graph onto what? My training data. ठीक है. So I'm simply calling module making and that function which will give me the graph, passing my x2 value here. So this will give you your ACF and PACF graph. So this is my ACF graph and this is my PACF graph. See, you might find them a bit hard to understand, but simple terms में see values जो आपकी सबसे ज्यादा बड़ी values है, this one, which are outside this confidence zone, which are outside this blue zone, it is called as confidence zone, your confidence interval, which are outside this confidence interval. तो यहाँ पे only this particular value is outside my confidence interval, right? Or even this value I can say is much more better. So it means only these latest 2 days are very much important in order for the prediction for the next day. Okay. Similarly, PACF में आपका ये वाली value is significant enough. You can take this also. These values are also significant enough. This is very significant. So सबसे ज़्यादा significant है. So what is the number of days in here? Number of days could be, let's say 13 here, I guess. राइट आप ये भी ले सकते हो बट दे आर नॉट दैट सिग्निफिकेंट. तो आपको एक रेंज मिल गई कि 0 से लेके 13 डेज आर योर सिग्निफिकेंट, एंड उस रेंज में भी यू कैन ट्राई फॉर स्पेसिफिक वैल्यूज. लेट्स से दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 3 एंड दिस वैल्यू इज लेट्स से इज गोइंग टू बी 7 और 8. तो आप पर्टिकुलरली इन वैल्यूज पे यू कैन गिव दीज वैल्यूज एंड ट्वीक योर मॉडल. एंड अगेन दिस इज हिट एंड ट्रायल मेथड. सो आपको बस एक आइडिया मिलता है, एंड दिस इज 1 and this is 2 let's say, और this is 0, कि जो लेटेस्ट वैल्यू है उनको कंसिडर करने के लिए बोला गया यहाँ पे. ठीक है. सो दिस इज हिट एंड ट्रायल मेथड, नॉट मैंडेटरी कि ये एक्सेप्ट हो जाएगा या ये एक्सेप्ट होगा. योर मॉडल विल गिव एरर कि कन्वर्ज नहीं हुआ. सो यू हैव टू ट्राई मल्टीपल वैल्यूज, कॉम्बिनेशन ट्राई करना पड़ता है एंड देन यू गेट द बेस्ट वन. सो नॉट अ गुड वन, नॉट अ गुड अप्रोच, बट ऐसे ही होता है इसमें. सो इसमें आपका सिग्निफिकेंस यहाँ तक है till this point, right? So you can take till value 5 or 6 और मे बी आप यहाँ तक भी ले सकते हो ना. You can try from this range, from 0 to 12 or 13. You can try this range, but ज्यादा बड़ी values ये accept करेगा नहीं. It will not accept auto correlation के लिए. ACF is used for moving average, so it will not take past values. ये आपकी latest values ही consider करेगा, and that is वो हमें tweak करना पड़ेगा. अगेन वी जस्ट गॉट दिस रेंज की 10 से ज्यादा नहीं लेगा, बिल्कुल ही नहीं लेगा. और यहाँ पे भी 13 से ज्यादा और लेट्स से 15 से ज्यादा बिल्कुल ही नहीं लेगा. सो हमें एक रेंज मिल गई है कि इस रेंज में मुझे ट्राई करना पड़ेगा वैल्यूज को. एंड वो क्या कॉम्बिनेशन होगा, दैट इज ऑल मैनुअल. कि यहाँ पे आप 5 लोगे और MA की वैल्यू 3 लोगे, क्या लोगे वो आपने मैनुअली ट्राई करना पड़ेगा. एंड ये जो ग्राफ है, ये जो स्पाइक्स है, दे टेल यू सिग्निफिकेंस कि आपके फॉर ACF, दैट इज फॉर मूविंग एवरेज, आपके लास्ट के दो दिन are highly significant enough to predict the next value. Similarly for PACF graph, that is AR value, it is telling कि आपके these days are significant enough for predicting the price or whatever we are doing. ठीक है. So this is telling you significant कि आपके पुराने 4 दिन are important. You can take a bandwidth of 13th also. So you just get an idea कि कितने number of days I can consider, and given that range I will be getting my AR and MA values. No other way to find out your AR and MA values. यही एक तरीका है. You just have to do, you have to find out, you have to visualize, and then आप hit and trial method से you try to find out the best value. Okay. So this is ARIMA. ARIMA को मॉडल बनाने का तरीका थोड़ा अलग है. We are importing ARIMA from stats model. Okay. And then I'm calling my ARIMA. It will ask for the data. What was x2? x2 मेरा training data है, initial 130 instances. y2 is my testing data, right? So I'm telling that into this ARIMA, this is my model actually. This is ARIMA. This is my training data, and you see this order now. This is referring to that AR, integration, and moving average. Okay, so this is the order for your ARIMA.
एंड यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेज 0 लिया है. आई ट्राइड मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बट इट डिड नॉट एक्सेप्ट एंड इट गेव मी एरर. So hit and trial say I got this combination which gave me best result. Okay, so I've taken the value of autoregressive to be 10, integration 1, moving average nahi liya. So this is ARI model. I've defined my model. I'm simply making a parameter for model.fit. ये इसमें ऐसे ही होगा, model.fit यहाँ पे empty रहेगा. sklearn में values जाती थी, यहाँ पे it will be empty. So model.fit, and then I'm defining this variable, and in using this variable, what am I'm doing a prediction part. So predict what? Prediction के लिए it needs to have a start date and an end date. ठीक है, तो ये इसकी requirement है. It will not क्योंकि end of the day हमारा x क्या है? हम जब रेगुलर sklearn में करते थे predict x test करते थे, right? So x test यहाँ पे हमारा क्या है? y, which is already a time stamped data. So you have to specify what is the starting date and what is the ending date. So यहाँ पे what is my starting date? जो y2 0 है, this was my starting date for my testing data, and this is my ending date. Okay, so मैंने यहाँ पे I'm not giving it manually. I'm taking it from my data y2. So y2 0, index 0, मेरा starting value, and this is my ending value. And level यहाँ पे this is the parameter level इसलिए लिया है so that whatever values we give into this algorithm, यहाँ पे what am I giving here? Indexed log data है ना x2. This is my regular data. You see, I've not performed logarithm, I've not performed differential. I'm giving my as data as it is. ठीक है? So level is used when कि let's say अगर आप difference data दे रहे हैं, logarithmic data दे रहे हैं, तो आपका जो output हो उसी scale पे predict करे. Because if I'm giving logarithm, it will give me different results. If I'm using difference data, it will give me different results. So level will control that thing. Okay, so this is a parameter of your ARIMA. So यहाँ पे I've defined my model. I've passed my training data x2. I've told कि ARIMA का मुझे ये order चाहिए. You can tweak these values. And you will find out, you know, you have to get this by hit and trial कि किसमें क्या result आता है. This is my model.fit, and I'm doing the prediction given starting date and ending date, and I'm storing it under pred_2. ठीक है? So I've stored the result under pred_2. So मेरी predictions कर दी है ARIMA ने from given this date till this date. Okay, so predictions have been done, and वो हमने किस में store कराई है? pred_2 में. Then in cell number 62 there is nothing, मैंने बस ये data frame बनाया है. Initially I made a data frame जिसमें I am plotting my actual values, जो कि y2 passengers. What was y2? Our testing data, right? I'm passing my original values and I'm passing my predicted values. So मैंने data frame बनाया है, 2 columns बनाए हैं, and then I'm just plotting these columns just to visualize कि मेरा actual data and predicted data कैसा है. Okay, how much they are similar to each other. So I've made this data frame for that purpose. You can visualize this data frame also. Then so this is for my actual data, that is red color, जो मेरा y test था. See, df2 pred actual, and what is actual? आपका testing data, right? I'm passing my testing data as red color. Predicted data, predicted क्या है आपका? ये वाला column. So predicted data call किया with color black. So this black is your prediction by the algorithm, and red is your original values of your y test. And then उसमें मैंने अपना x2 लिया है. What is x2? Your training data, so that आपका एक synchronous से बन जाए. It is all synchronized. So this was your training data, and from this, and इसमें हमने ना logarithm लिया है ना indexed है. So this is my raw data, जिसमें सिर्फ टाइम आपका इंडेक्स है. That's it. So you are saying that stationarity इसमें है, नहीं है, it is increasing, right? So यहाँ पे I've plotted the original data, the given test data and the predicted data, and I'm calling evaluate forecast from module making. So I'm calling this function which will give me, इसमें भी मैंने data frame में result store कराए हैं, MSC, and उसी data frame में I'm making MSC, RMSC and MAP. Okay, so resultant ये भी मैंने data frame बनाया है यहाँ पे better visualization के लिए. So I'm calling this function. So I'm calling this module making and evaluate forecast.
and what I'm giving here, my original data y2 passengers and my predicted data, right? क्योंकि आपने दो वैल्यूज देनी पड़ेंगी, original value and the predicted value. So this is my resultant error, and I'm getting a MAPE of 5, I'm getting an RMSE of 28, I'm getting an MSE of 820 and MAE of 24. Okay, are you able to understand it, how your model was made? See, now you can try different values. अब नीचे हमने इसमें यही किया है बार बार. अब index data, see the same thing is repeated now. यहाँ पे regular data पे, that is without logarithm, without differential, I've made my x2 and y2. You see, this is your without logarithm, without differencing, raw data पे. And now second step में हमने यहाँ पे क्या किया है, this is done using log transformation. सिर्फ इसमें logarithm data लिया है and using the same indexes, I've made my ACF and PACF graph. I've again made the ARIMA model, ठीक है, and prediction किया है, and you can again see. Okay, ये class में मैंने समझाया है, still here. Okay, ये prediction किया है. Oops. And the same process is called again and again. That's it. Okay, and this is again data frame making for your actual and predicted, and this is your evaluate forecast again. So same process. Ab you see, when I'm giving my logarithmic data, मेरा MAPE reduce हो गया. So when I was giving raw data without logarithm, without transformation, what was my MAPE? 5 और RMSE आप बोल सकते हो 28. And जब मैंने log transformed data दिया, what is my MAPE? 3 and RMSE क्या हो गया? 19. Performance has increased, right? Similarly, if you give difference data, difference की जरूरत नहीं है, because already when I'm passing my ARIMA here, so I'm already doing second order differential. इसमें I've taken AR value as in 12, MA की value 1, and second order differential is taken here. So आपने differencing data देने की जरूरत नहीं है. You can just simply pass logarithmic data and it will do the prediction, and this time my predictions are much more accurate क्योंकि मेरा error is significantly less. RMSE आपका 19 है and MAPE भी आपका 3 है. Okay, एक बार go through कीजिए इस notebook को and then tell me. See, the same process, same steps are repeated. जो आपका यहाँ पे step जो हमने यहाँ पे regular data के लिए किया, वही same चीज ARIMA मॉडल बनाना, डेटा फ्रेम बनाना, वो सेम चीज हमने यहाँ पे लॉग डेटा के लिए परफॉर्म किया. सेम चीज इज डन. ओके, वही AR और MA की वैल्यू फाइंड आउट की, मॉडल बनाया, डेटा फ्रेम बनाया एंड इवेलुएट किया. ओके, एंड बॉटम में व्हाट आई हैव डन इन हियर. सो इफ यू वांट टू स्पेसिफिकली फोरकास्ट, लेट्स से अभी हमने क्या किया, प्रेडिक्शन एंड फोरकास्ट आर द सेम. प्रेडिक्शन में आपकी सिर्फ वैल्यूज आती है, फोरकास्ट में आपकी 2-3 चीजें और आ जाती है. सो फोरकास्ट में भी आपका यू गेट द सेम रेंज. सो व्हेन आई एम कॉलिंग दैट, ये मेरा मॉडल था डॉट फिट वाला, आई एम सेइंग मुझे 12 महीने की फर्दर फोरकास्ट करके दीजिए. सो इट विल गिव यू 3 थिंग्स. इट विल गिव यू फोरकास्टेड वैल्यू जो कि इंडेक्स 0 पे, सो दिस आर योर फोरकास्टेड वैल्यू जो कि आपका प्रेडिक्शन से भी निकल जाता है. ठीक है, इट विल गिव यू एरर ऑल्सो. सो ये आपका डिफरेंस है. फोरकास्ट में आपका आउटपुट विल हैव फोरकास्टेड वैल्यू, इट विल हैव एरर एंड इट विल हैव कॉन्फिडेंस इंटरवल. वेर इन प्रिडिक्शन में क्या आया, बस योर प्रिडिक्शन विल हैव द रेगुलर वैल्यूज ओनली. जो हमारा फोरकास्ट में ये वैल्यूज आती है, प्रिडिक्शन आपका सिर्फ ये वैल्यूज देगा, फोरकास्ट आपका 2-3 चीजें देगा. सो दिस इज माई स्टैंडर्ड एरर. व्हाट इज द पॉसिबल एरर, इसमें एरर की कितना, व्हाट कैन बी द पॉसिबल एरर इनटू दिस फोरकास्टेड वैल्यू. एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्या मतलब है कि लेट्स से अगर मेरी वैल्यू प्रेडिक्ट हुई है 359, देन इट इज लाइंग इनटू दिस रेंज. कि ये 359 इस रेंज के बीच में शिफ्ट हो सकती है. इट कैन गो टिल 388 ऑल्सो एंड इट कैन गो लो एज 332 ऑल्सो. If output is 640 number of passengers, then this is my confidence interval. Oh, sorry, here 470 last. If output is 470, then this is my confidence interval. Ki it can go as low as 64 also, and it can go as high as 606 also. So ये ideally हमें confidence interval देगा, forecast, standard error देगा, and forecast value देगा.
So we need these, and prediction में सिर्फ only these values are given. You do not get the error and confidence interval part into your prediction function. Okay. And this is your forecast plot, regular forecast plot. जो हमने यहाँ पे plot किया. Same thing is done in here, prediction का with respect to your X, your training data and your testing data, and उसके साथ हमने आपका predicted values भी plot कर दी. You see what was X here? Your X is your, I've given exponential क्योंकि what was the scale? यहाँ पे हमने data किस scale पे दिया है? लॉगरिथमिक स्केल पे. सो जब ग्राफ बनाएंगे, अगर एक्सपोनेंशियल नहीं करेंगे तो ग्राफ में भी आपकी लॉगरिथमिक वैल्यूज जाएंगी, ग्राफ का स्केल टोटली चेंज हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन लॉगरिथमिक वैल्यूज. मैंने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लिया है सो दैट आपकी वैल्यूज आर ऑन टू द सेम स्केल. सो एक्सपोनेंशियल ऑफ योर इनपुट, दैट इज ट्रेनिंग डेटा, एक्सपोनेंशियल ऑफ योर ओरिजिनल वैल्यूज एंड प्रेडिक्टेड वैल्यूज. ठीक है, एंड एक्सपोनेंशियल ही लिया गया है व्हेन यू आर डूइंग द एरर कैलकुलेशन पार्ट. So this is for your original training, this is for your predicted black color, and this is all from this data frame. Data frame में थोड़ा mapping करना easy हो जाता है. So you have your actual column जो we have used here, you have your predicted column which we have used here, and this is my original training data जो हमने graph में साथ में align कर दिया as in yellow part, just to कि you are able to map it. Okay. Now you just tweak these values multiple times. आप इसमें different combination लेके देखो and see what do you get. So basis on these ACF and PACF plot, try different combination and you will also find that you get an error. आपका model accept नहीं करेगा values, then you will have to try different combination. But I के लिए do not go for more than 2. Take maximum value of 2. But AR and MA के लिए have a look onto ACF and PACF graph and try to find out what can be the possible values. ट्रिक करके देखो एक बार एंड फिगर आउट. Any questions to ask? ओके, सो एक बार करना, हैंड्स ऑन करके देखना, ट्राई डिफरेंट वैल्यूज
कोई क्वेश्चन होता है तो आई टेक टुमारो. सो टुमारो ऑल्सो वी आर हैविंग क्लास फ्रॉम 8 to 10. ठीक है. टुमारो विल बी डूइंग लासो रिज एंड रिविजन या जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे. ठीक है. सो करण आर यू हियर? Okay, I'll talk to Karan. Baki, we are having class tomorrow. Okay. So thank you so much, everyone. Yeah, thank you and have a good day.